बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है बेसिकली चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो हमने शुरू की थी लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.2, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मैं यहाँ पे लिंक जो है वो शेयर करूंगा जी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बड़ा डिटेल डिस्कशन की थी लेक्चर में। 12 इसको हम ओवरव्यू करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? हमारे पास ऐसा मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो विदाउट एनी रोटेशन होता है। वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी हो सकता है, वो किसी कर्व्ड लाइन के अलॉन्ग भी हो सकता है। इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो होना बगैर किसी रोटेशन के चाहिए, यानी कि उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट ना करे। तो ये हमारे पास एक मेन इसमें जो लाइन है आप लिखेंगे लाजमी। फिर वो कहते हैं कि इसकी एग्जांपल्स दें, तो हमने देखा था कि लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हैं? टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। जैसे मैंने बताया कि इसको हम ओवरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ पहले बड़े डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। आप मेरा लिंक देखेंगे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लेक्चर को सुने, आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। लीनियर मोशन क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं, विदाउट एनी ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें। रैंडम मोशन क्या होता है हमारे पास? जिसमें जिग जैग पाथ होता है। फॉर एग्जांपल ब्राउनियन मोशन की हमने बात की थी। अगर आपके पास एक ग्लास है, उसमें पानी डालते हैं आप, तो आपको मॉलिक्यूल्स का जो मोशन नजर आता है वो एक हैप्पैज़ार्ड अरेंजमेंट में होता है, रैंडम अरेंजमेंट में होता है, यानी कि बेतुका आप कह सकते हैं मोशन। तो वो आपके पास जो है वो रैंडम मोशन कहलाता है। इसके नाम से भी यही पता चल रहा है। सर्कुलर मोशन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर मोशन वो होगा जो किसी सर्कुलर पाथ पे होगा, यानी कि हमारे पास कोई कर्व पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो। जो सर्कल का मतलब है जो जिसकी शेप जो है अगर हम ट्रेस करना शुरू कर दें, अगर एक ऑब्जेक्ट राउंड अबाउट के मूव करती है, तो वो जो गाड़ी है जो राउंड अबाउट के मूव कर रही है वो सर्कुलर मोशन में है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे अपने याद होगा कि हमने डिफरेंस पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी हो तो ऐसा मोशन जो होता है वो रोटेटरी मोशन होता है, या अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास करता हो, कोई सेंस में भी कह सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी है, तो उस केस में हम क्या कहते थे? ये सर्कुलर मोशन होगा। तो यही डिफरेंस है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में। अगेन आप इसको लेक्चर को सुनेंगे, आप इसको क्लियर कर सकते हैं उस चीज में। क्वेश्चन नंबर 2.2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेस्ट एंड मोशन। डिफरेंशिएट में हमने क्या करना होता है? इसी की डेफिनेशन लिखनी होती है। रेस्ट हमने क्या कहा था कि वो ऑब्जेक्ट जो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने इस वक्त कोई चीज जो है, टेबल सपोज कर लें, वो मूव नहीं कर रहा, वो आपके लिहाज से रेस्ट पे है, वो सराउंडिंग के लिहाज से यानी कमरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। या अगर एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो भी हमारे पास रेस्ट में है। मोशन क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी विंडो में हैं, आप ऑब्जर्वर हैं और आपके सामने से एक गाड़ी गुजर जाती है, तो आप कहेंगे कि गाड़ी ने पोजीशन चेंज की है आपके लिहाज से भी और सराउंडिंग के लिहाज से भी, यानी कि जो दूसरे बंदे होंगे, दूसरे ऑब्जर्वर, उसके लिहाज से भी। तो अगर कोई सपोज कोई दरख्त था लगा हुआ उस सड़क के ऊपर, तो उस दरख्त के लिहाज से भी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि वो मोशन में है। फिर वो कहते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन विदाउट एनी ड्यूरेशन। हमने बात अभी की है और मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करता यहाँ पे। अगर आपने इसको डिटेल में सुनना है तो अगेन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद वो कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें। इसको भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जो हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम वो भी ऐड कर दीजिएगा जो मैंने लेक्चर में आपको बताई थी, यानी कि कोई सा भी आर्बिट्रेरी पाथ ड्रॉ कर दें, एक शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कोई सा भी आर्बिट्रेरी लेंथ हो सकती है बिटवीन टू पॉइंट्स, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी एक नेसेसरी कंडीशन होती है। ये टेक्निकल टर्म्स आपने मिस नहीं करनी। टेक्निकल टर्म क्या है इसमें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट यूनी डायरेक्शन होता है, यानी कि एक डायरेक्शन होती है उसकी, इसलिए उसको हम क्या मानेंगे? फिर वेक्टर क्वांटिटी। उसका सिंबल क्या है? एस है डिस्टेंस का, यूजुअली डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, मीटर मीटर। ये डिफरेंस नहीं है बेसिकली, लेकिन वैसे ही हमने इसको लिख भी दिया यहाँ पे। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि डिस्टेंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट जो अगर करना चाहेंगे, तो क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शंस वेरी करेंगी, जबकि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम वेक्टर फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम वेक्टर फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो अब ये भी एक चीज ऐड कर सकते हैं।
फिर आगे सिमिलर क्वेश्चन स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक स्केलर है स्पीड जो है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। एक तो याद रखने के लिए, वैसे तो आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसका, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कभी कभी हम इस तरह के पॉइंट बताते रहते हैं। दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड होता है हमारे पास। फिर वो कहता है फिफ्थ पॉइंट पे कि लीनियर और रैंडम मोशन को डिफरेंशिएट करो। तो स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट एनी ड्यूरेशन अगर हो रहा है तो वो लीनियर मोशन होगा, रैंडम मोशन भी विदाउट एनी ड्यूरेशन होगा, लेकिन वो जिगजैग या इरेगुलर या डिसऑर्डर्ड हैप्पैजिड मोशन होगा, यानी कि कोई स्पेसिफिक उसका रास्ता नहीं होगा, यानी कि वो बेतुका चल रहा होगा। फिर वो सिक्स्थ पॉइंट पे कहता है स्केलर्स और वेक्टर्स को भी आपस में डिफरेंशिएट करो। तो इसको भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि आपने लिंक जो है वो देखना है डिस्क्रिप्शन में। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आप उनको जाके बताएं कि जी लेक्चर मौजूद हैं इसके पूरे, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स, स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बेस पे एक्सप्लेन की जाती हैं, यानी कि बगैर डायरेक्शन के एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जैसे मैंने आपको याद होगा शुगर की एग्जांपल दी थी। शुगर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसका जो मास आपने मेजर करना है, सॉरी वो मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप जाते हो दुकान के पास, आप कहते हो मुझे 5 किलोग्राम शुगर दे दो, आपको ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे 5 किलोग्राम छत की तरफ दे दो, नॉर्थ की तरफ दे दो, साउथ की तरफ दे दो, डायरेक्शन। लेकिन अगर आपको कोई कहता है फोर्स लगाओ इस पर्टिकुलर टेबल पे, तो आप उससे सो सवाल पूछोगे, आपको राइट पे लगानी है, लेफ्ट पे लगानी है, ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, तो आपके पास डायरेक्शन जरूरी होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स के तहत ऐड की जा सकती हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड की जा सकती हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम जो सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं वो मैथमेटिकल रूल्स के तहत नहीं करते, बल्कि वेक्टर रूल्स के तहत करते हैं। इसको हमने पढ़ा भी हुआ है, वो हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था। सिमिलरली अब आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है हेड टू टेल रूल। बहरहाल इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। 2.4 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं होगी। जो बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं लेक्चर्स में, उनको ये बात अच्छी तरह से पता है, हम ये बात कर चुके हैं पहले। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि v = s/t, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। 4 पॉइंट्स आप इसके बारे में लिखेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि d/t लिख सकते हैं, फिर मीटर पर सेकंड, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन की बात भी उसने पूछी हुई है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, vf minus vi by t, यानी कि ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो इसलिए इसको भी हम गो थ्रू कर रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 2.5 क्वेश्चन, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। वो कहते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, क्या उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। अब देखिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात बड़े क्लियर करनी है आपने जी, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन में चाहिए होती है एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो जिसके पास कोई एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो बताएं क्या उसके पास जो है, यानी कि उस कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो क्या उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। तो इसका आंसर है यस होगा। उसकी रीजन ये है, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से जा रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में, अचानक इसने राइट टर्न लिया, ये वेस्ट में चला गया या ईस्ट में चला गया, जहां पे भी जाता है ये, तो अब आप क्या कहोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है। अब तो वो नॉर्थ में मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है नॉर्थ में कोई वेलोसिटी नहीं है, बल्कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर गया अब वो उस डायरेक्शन में उसकी कोई ना कोई स्पीड या वेलोसिटी है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। क्यों, याद रखें बच्चों एक बात, वेक्टर को चेंज करने के लिए, आपको मैंने बताया था पहले, वेक्टर को चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड या तो चेंज किया जाता है, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। दूसरे लफ्जों में, अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तब भी चेंज आएगा वेलोसिटी में, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में। इस केस में हम जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। अब वो कहता है कि मैग्नीट्यूड इस केस में चेंज नहीं हो रहा, तो फिर किस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वेक्टर को चेंज करने के लिए चूंकि या तो मैग्नीट्यूड चेंज करना होता है या डायरेक्शन, तो इस केस में क्या चीज चेंज हो रही है, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फिर हम ये कहेंगे कि यस, अगर वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर भी रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर यस, इट इज ट्रू फॉर द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। आप याद रखें ऐसा कौन सा केस है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होती है।
इसमें हम ये बोलेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज आपके ऊपर जो फैन लगा हुआ है वो मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, आप उसका रेगुलेटर से स्पीड कम या ज्यादा नहीं कर रहे, होगा क्या इससे? अब स्पीड कम या ज्यादा ना करने से मतलब ये हो गया कि स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन हर पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना शुरू कर दो तो हर पॉइंट पे चेंज आएगी डायरेक्शन की, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो अब इस केस में फिर हम क्या कहेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम है, रेगुलेटर से स्पीड चेंज नहीं की आपने, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे यस इट विल हैव एक्सेलरेशन। Question number 2.6, how do riders in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? Very famous question जो हमने अपनी स्लाइड्स में डिस्कस किया था earlier। फेरिस व्हील जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में इसलिए है, यानी कि उसके जो राइडर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने अंडरलाइन कर लेना कि राइडर्स जो फेरिस व्हील में होते हैं। अब पहले फेरिस व्हील होता क्या है, कभी आप जाएं अम्यूजमेंट पार्क्स में, झूलों वाला जो पार्क होता है उसमें ये बड़ा सा एक व्हील आपको नजर आता है, दूर से नजर आता है बिकॉज उसकी हाइट काफी होती है। वो कहते हैं वो जो मूव कर रहा होता है फेरिस व्हील वो होता है रोटेटरी मोशन में। वो क्यों होता है रोटेटरी मोशन में? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके ऊपर जो फैन लगा हुआ है ना, ये रॉड से इसके साथ फिक्स किया हुआ है रूफ के साथ, तो इसकी वजह से ये जो फैन है ये रोटेटरी मोशन में आ जाता है। लेकिन जो राइडर्स होते हैं ना, राइडर्स इसलिए नहीं हो सकते रोटेटरी मोशन में क्योंकि हमने कंडीशन पड़ी हुई है, रोटेटरी मोशन में वो होगा जो जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी पास करेगा। तो राइडर्स में से तो फेरिस व्हील की जो बात हम कर रहे हैं, राइडर्स में से तो नहीं पास करता ना उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कहीं सेंटर पे होता है जिसने उसको होल्ड किया होता है व्हील को, तो राइडर्स में से पास नहीं करता। दूसरे लफ्जों में एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी, सो दिस इज व्हाई वी से दैट दे आर नॉट इन रोटेटरी मोशन बट दे आर इन ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन है सही है लेकिन आउटसाइड द बॉडी है। उसके बाद 2.7, sketch a distance time graph for a body starting from rest, how will you determine the speed of a body from this graph? ये जो हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, उसने कहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ लाओ किस ऑब्जेक्ट के लिए जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको याद हो हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली यहाँ पे, अब आपने उस लेक्चर को सुन लेना, मैंने उस लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है लिंक में। देखो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी हमारी वैल्यू, क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया कि ये रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस जब जीरो है टाइम भी जीरो, वहां से स्टार्ट होगी वैल्यू। और हमने जो ग्राफ स्केच करना है वो कहता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कोई सा भी हो सकता है, उसने आपको बाउंड नहीं किया कि स्ट्रेट लाइन हो ना हो, हैप्पैजार्ड हो, तो सिर्फ उसने ये पूछा कि हाउ वुड यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो हम क्या फाइंड करते हैं, याद है आपको, हम एक वर्ड यूज करते हैं स्लोप का, और स्लोप मैंने क्या बताई थी, वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो वैसे भी जो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चूंकि हम मैग्नीट्यूड की स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इसकी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ग्राफ की, वो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगी, बिकॉज उसने हमें इस वक्त कहा भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ही बारे में इंफॉर्मेशन पूछनी थी। तो अब आपके पास स्लोप क्या है वो आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए हम इसको भी आगे लेके चलते हैं। What would be the shape of a speed time graph of body moving with variable speed? ये हमने पढ़ा था इसको भी कि ये ग्राफ जो बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट टाइम नहीं होगा बल्कि एक ऐसा ग्राफ होगा जो वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब है कर्व्ड पाथ होगा, कभी ज्यादा कभी कम, वेरिएबल स्पीड। इसका भी हमने ग्राफ जो है वो डिस्कस किया था और बड़ी डिटेल डिस्कशन इसके बारे में भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9, which of the following can be obtained from speed time graph of the body? जो लोग नए हैं जी, अभी इस जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं इस चैनल पे, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, आप सोच रहे होंगे इतना तेज क्यों चल रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी सारी डिटेल डिस्कशन की हुई है अपनी थ्योरी में, हम इसलिए इसको फास्ट चल रहे हैं। तो नया क्वेश्चन 12 लोग हम उसको देख लेंगे अगर कोई होता है इस तरह का। 2.9, which of the following can be obtained from speed time graph of the body? अब वो कहता है कि गिवन जो चीजें हमारे पास, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, हमें स्पीड टाइम ग्राफ से किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है? तो याद रखें स्पीड टाइम ग्राफ हमें जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां से हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी, जहां पे मोशन खत्म होगा वहां से फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। देखें ना यहाँ पे, अभी हमने ग्राफ की बात की है, देखें अभी मेरा पॉइंटर देखिएगा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, स्पीड जीरो है। यहाँ पे जब आप आते हो ऊपर टॉप पे, मेरा पॉइंटर देखिएगा यहाँ पे हाथ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी जीरो नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस बाय टाइम कवर हो रहा है यहाँ पे, तो हमें ये तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमने ये एक तो बात ये लिखी, यानी कि इनिशियल स्पीड भी पता चल गई हमें और फाइनल स्पीड। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी भी आ जाता है। डिस्टेंस ऑब्वियसली डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, देखें आप अगेन इस ग्राफ को, 20 सेकंड गुजरे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नजर आ रहा है 40 मीटर्स का, यानी कि डिस्टेंस भी हमें मिल जाता है ग्राफ से। स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम क्योंकि उसने खुद ही बता दिया।
एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन कैसे पता चलती है जी हमें, अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। तो ये देखिए आपके पास स्लोप जो है यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो है इसलिए बताई पिछले क्वेश्चन में क्योंकि इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको सिखा दिया था, मैंने आपको बना के बताया था सारा। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.9। 2.10 देख लें, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। हमने ग्राफिकल एनालिसिस ग्राफिकली ड्रॉ करना सीखा था वेक्टर्स को, हमने प्रॉपर स्केलिंग सीखी थी। तो ये आपने दोबारा सुनना उस लेक्चर को जाके बाहर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने एक वेक्टर बनाना होता है जिसकी एक टेल होती है, एक हेड होता है और एक उसकी जो लाइन होती है यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो असल में ये जो आप लाइन बनाते हैं फॉर एग्जांपल ए और बी पॉइंट्स के दरमियान ये सारी की सारी जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ये वाला एरो क्या शो कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को। तो इस तरह हमारे पास इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सपोज ये एक वेलोसिटी वेक्टर जो आपके सामने बना हुआ है, ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे इसको एंड कर दिया, तो इसको भी आपने देख लेना है। लिंक में इसका भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यानी कि पूरे चैप्टर के लेक्चर्स के लिंक में मैंने मेंशन करे तो इसमें तो आप इसको सुन लीजिएगा। Why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities? Important question है ये। हमारे पास वो कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्यों नहीं ऐड कर सकते स्केलर क्वांटिटीज की तरह। तो उसकी रीजन ये है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनमें चूंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है। स्केलर क्वांटिटीज सपोज जिस तरह 1 2 3 4 एक स्केलर नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 ऑर्डिनरी जो नेचुरल नंबर है वो एक स्केलर है, उसमें तो डायरेक्शन का मसला ही नहीं होता। लेकिन जब आप दो फोर्सेस की बात करते हो, एक अगर एक नॉर्थ की तरफ लग रही है, एक साउथ की तरफ लग रही है, या एक वेस्ट की तरफ है, एक ईस्ट की तरफ है, या एक वेस्ट की तरफ है, एक नॉर्थ की तरफ है, तो तब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, फिर डायरेक्शन चाहिए होती है। तो इसलिए बच्चों याद रखना है कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स फॉलो नहीं करती। 2.12 हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। याद रखें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें कहाँ पड़ती है जरूरत वेक्टर्स की। याद रखें आपका जो नेविगेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स जब मूव करते हैं, जब वो एयर में होते हैं तो वो ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। ऑटो पायलट एक वर्ड यूज करते हैं, ऑटो पायलट का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो वो जो है वो जिस तरह मैप्स आप डालते हो ना अपनी कार्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वहां पे यूज हो रही होती हैं, वो डायरेक्शन के बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहे होते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये वेक्टर्स जो हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूंकि फॉलो करना होता है हमने, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सिमिलरली अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे कई फोर्सेस लगा रहे हैं, वहां पे आप फिर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए वेक्टर्स यूज करेंगे। आप गाड़ी का पेडल प्रेस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप वेक्टर्स यूज करेंगे। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा डिटेल में हमने इसको भी डिस्कस किया। 3 लेक्चर्स में मैंने अलग अलग लेक्चर्स दिए थे तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हमने हमारी एजम्पशन ये थी कि हमने जो इक्वेशंस डिराइव की हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमारी एजम्पशन ये थी कि रेक्टिलिनियर मोशन है यानी कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, और हमने ये भी कहा था कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 1 और 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपने यही पढ़ा है जो आपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये इसको हम अब स्किप कर देंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। 2.14 इसको देखिएगा जी, ये स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम 10 सेकंड्स गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड तक जा रही है। ग्राफ हमारे पास जो बना हुआ है वो 8 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी है और टाइम हमारे पास 10 सेकंड्स का। कहता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बनाया हुआ है हमने, ये बल्कि मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दी है ना इसकी मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे हमें क्या है ना कि खुद ड्रॉ करो कोई सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने जो एग्जांपल लिया मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो वो कहता है ये कि फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अगर आप इस ग्राफ को देखो बड़े अच्छे तरीके से, ये 2 तरह की शेप्स बन रही हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और एक उसमें रेक्टेंगल बन रही है। ये ग्राफ अगर देखिए आप, रेड कलर की जो लाइन है, लाइट ब्लू जो बना हुआ है यहाँ पे, स्काई ब्लू कह दें आप इसको, ये लाइट ब्लू कह दें आप इसको, 0 से 4 सेकंड्स तक क्या बिहेवियर है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरे लफ्जों में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कहाँ तक जाती है 8 तक। 1 सेकंड में गई 2 मीटर पर सेकंड तक, 2 सेकंड में गई 4 मीटर पर सेकंड तक, 3 सेकंड में गई 6 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको ये सिखाया हुई है सारी चीज। 4 सेकंड्स में कहाँ तक चलेगी 8 मीटर पर सेकंड। इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है, 1 सेकंड गुजरता जा रहा है, हर 1 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरा जो रीजन है, ये वाला जहाँ पे रेक्टेंगल नजर आ रही है आपको, ग्राफ 4 सेकंड के बाद बढ़ने शुरू जो हो रहा था पहले इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल टाइम में, अब वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई है। दूसरे लफ्जों में 5 सेकंड हो गए, यानी कि 1 सेकंड और गुजर गया है,
अब कोई चेंज नहीं आया, 8 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी रुक गई, एक और सेकंड गुजरा, 6 सेकंड हो गए, फिर रुक गई वेलोसिटी, 7 सेकंड में रुक गई, 8 सेकंड में वही वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, करते करते 10 सेकंड तक वही बिहेवियर रहा। यानी कि बिटवीन 4 एंड 10 सेकंड्स क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो ऐसा ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन में क्या होगा, जीरो। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज तो आएगी ना इस केस में। तो ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। तो ये आपके पास था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।